बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी जिसका नाम रेखा था। अमन ने बहुत ही शौक से रेखा को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रेखा बहुत ही गुणवान और होशियार लड़की थी। उसी गांव में महेश नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वह गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार महेश बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था। वो गरीब किसानों को बहला फुसला कर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर दे देता था, बाद में उनको कोई शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो महेश के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और सारी फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास अमन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन है और मैं पास ही के गाँव में रहता हूँ। अच्छा ठीक है अमन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्तें रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, आपकी क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद अमन अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। अमन उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद चावल की फसल उगकर तैयार हो जाती है और अमन चावल की फसल की कटाई शुरू कर देता है। अमन के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार महेश के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज अमन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो अमन ने बहुत अच्छी चावल की फसल उगाई है। अमन ने जो चावल की फसल उगाई है वो फसल बहुत ही अच्छी उगी है। अमन ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी खबर दी है तुमने कि अमन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो चावल की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा, जिससे मेरा गुजारा अच्छा चल जाएगा। अरे अमन, तुमने तो फसल तैयार कर ली है। इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने चावल की फसल लगाई है। इतनी अच्छी चावल की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ अमन, ये तो मेरी जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ
उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हो पाई है। तुम्हारी मेहनत हो ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। तुम ज्यादा मत बोलो, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वापिस भी जाना है। ये कहकर जमींदार अमन से सारी चावल की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल अमन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर अमन मायूस हो जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? अमन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद अमन की बेटी रेखा, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापिस गांव आ जाती है। वापिस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? रेखा बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार महेश जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी स्थिति को सुनकर रेखा बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता ना करें, अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूँगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन रेखा जमींदार महेश के यहाँ पहुँच जाती है। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम रेखा है और मैं अमन की बेटी हूँ। अरे रेखा, तुम यहाँ, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी बच्चे पढ़ लिख कर तो ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। अरे महेश, ये तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता अमन हर साल चावल ही लगाता है, तो ये भी चावल ही लगाएगी। अच्छा रेखा सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से रेखा अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। रेखा ने इस बार चावल की बजाय प्याज की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। प्याज की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब रेखा और उसके पिता दोनों खेत से प्याज की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार महेश रेखा के पास आ जाता है। अरे रेखा, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये चावल की फसल नहीं है, ये तो प्याज की फसल है। अरे ये क्या रेखा, इस बार तुमने प्याज लगाया है, मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूँगा, जबकि सारे प्याज तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए रेखा ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी प्याज घर लेकर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई।
मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और ये अमन की बेटी रेखा इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे, ये अमन की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी। आने दो इसे, अगली बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद रेखा दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? अरे रेखा, फिर से तुम, कहो क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर इस बार मेरी भी शर्त कान खोलकर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी लड़की। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह रेखा जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। इस बार भी रेखा दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। रेखा इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार रेखा के पास आता है। जैसे ही जमींदार रेखा के खेत के पास पहुँचा तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस रेखा ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। इस लड़की को मैंने जितना सोचा था, ये तो उससे भी तेज निकली। इस तरह अपनी चतुराई से रेखा ने दोबारा जमींदार महेश को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो मगलू, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार महेश क्या चीज है। रेखा ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा रेखा ने गांव में जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। रेखा और अमन दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उसे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर रेखा ठेके पर जमीन लेने के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार महेश हूँ। हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझ रही है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहे। अच्छा ठीक है मालिक, अब मैं चलती हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर रेखा अपने घर चली जाती है और फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। रेखा बेटा, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल उगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल उगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों रेखा के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो रेखा का दिमाग ही चकनाने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा आपका। तुमने बिल्कुल सही कहा मगलू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूँ कि वो किसान की बेटी कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार रेखा ने गन्ने की खेती की है।
मालिक, ये रेखा तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, इस रेखा ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ भला ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आप आइए आइए। कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया है ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताइए कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया। मालिक, आप तो गांव वाले को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक से ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी मेरे सबके बाप है बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ मगनू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारे ही करने का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी है। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। इस तरह राधा अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार महेश ने वहां के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।